नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है और ऐसे में बिहार के जो मतदाता साथी हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिर वोट कहाँ दिया जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं कि मैं बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हूँ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सैकड़ों पन्ने का अपना वादा कई बार सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर चुके हैं। दूसरी तरफ एनडीए सरकार पिछले 20 सालों से काम कर रही है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं 2005 के बाद 2025 के बीच जो 20 साल का समय है, इसमें बिहार कितना बदला। क्या सच में एनडीए सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आने वाले समय में भी उनको अपना सरकार बचाए रखना चाहिए, हमें किसको वोट देना चाहिए, सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, बिहार में जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या एनडीए सरकार उसको खत्म करने में सक्षम हुई है या नहीं। इसी पे पता चल जाएगा कि अगर सक्षम हुई होगी तो हमें वोट देना चाहिए और अगर नहीं हुई होगी तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए। एज ए बिहारी मैं इस वीडियो को बड़ी दिल से बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिहार में रहता हूँ और यहाँ आस पड़ोस में हर चीज़ बिल्कुल देख करके और समझ के तभी ये समस्याएं आप सभी के सामने लाया हूँ। सबसे पहले उठाते हैं बाढ़ की समस्या। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 जिलों में 28 जिले ऐसे हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का अगर मैं 76% निकालूं तो इतने लोग बाढ़ से किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। मतलब ऐसा कहें कि हर 100 लोग में 76 लोग जो हैं, 76 लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और उन 38 ज़िलों में कुल 28 ज़िलों में बाढ़ की समस्या 2025 में मैं खड़े हूं और इस समय में भी बाढ़ की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अगर भारत के टोटल पॉपुलेशन का मैं बात करूं तो 17% पॉपुलेशन, पूरे भारत में जितने लोग बाढ़ से ग्रसित होते हैं उसका 17% केवल और केवल बिहार में ग्रसित होते हैं। लेकिन अगर लैंड की बात करें तो पूरे भारत में जितना लैंड बाढ़ से ग्रसित होता है उसका 3% लैंड बिहार में बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन अनइवन तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जितने लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, क्या इस पर सोचने वाली बात नहीं है कि भैया 20 साल आपको हमने काम करने का मौका दिया और 20 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर इसका इकोनॉमिक सर्वे किया जाए तो 76,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 76,000 करोड़ रुपए का हर साल बिहार सरकार को नुकसान है। और क्यों नुकसान है? केवल बाढ़ से माल हानि और जितनी भी लोग बह जाते हैं, वस्तुएं बह जाती हैं, तो इसमें कुल बिहार का 76,000 करोड़ का नुकसान हर साल बाढ़ से झेलना पड़ता है। और ये इतनी जमीनी स्तर की समस्या है, हर साल आना है इसको, जुलाई से लेकर के सितंबर तक हर साल आना है। लेकिन अभी तक 20 सालों में 20 बार ये चीज़ हो चुका होगा, लेकिन एनडीए सरकार कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दी है। दूसरा हम समस्या उठाते हैं रोजगार का। रोजगार पे बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या, जिस बार हर पार्टी फेल हो जाती है और एनडीए भी इस बार फेल हो चुकी है। मैं ऐसा आंकड़ा आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनडीए आखिर बिहार में रोजगार संबंधी समस्याओं को क्यों खत्म नहीं कर पा रही है। इसका सबसे पहला जो कारण है कि खत्म नहीं हो रहा है कि इनके अंदर महत्वाकांक्षा उस चीज़ को खत्म करने की नहीं है। बिहार में कुल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 18% है, जो पूरे भारत का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 4 करोड़ अगर यूथ हैं तो उसमें मात्र 32 लाख लोगों के पास एक फॉर्मल जॉब है। सोचिए जरा, 4 करोड़ यूथ में से मात्र 32 लाख यूथ के पास एक फॉर्मल जॉब है, बाकी लोगों के पास जॉब ही नहीं है। बाकी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है या अपना धंधा खोल करके किसी न किसी रूप में कमीनी करने के लिए यहाँ पे बैठना पड़ता है। अब दूसरा यहाँ पे एक और मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि बिहार में जो यूथ को लालच दिया जा रहा है, कल या परसों का ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उनका ये कहना है कि जितने भी यूथ हैं बिहार में उनको हम 5 से 6 हज़ार रुपये का इंसेंटिव देंगे। और इंसेंटिव वो डिप्लोमा ITI लेवल पे अलग अलग होगी, 1,000 रुपये का अंतर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या 5-6 हज़ार रुपये कमाने के लिए कोई बिहार का युवा बिहार के उस कौशल विकास केंद्र में जाएगा? उसको 20-25 हज़ार रुपये अगर दूसरे राज्य में मिल रहे हैं तो क्या वो वहाँ जाएगा या 5,000 रुपये कमाने के लिए आपके बिहार में रुकेगा? तो ये पूरी तरीके से भ्रष्ट नीति है। ये लोगों का आंख झपकाने, आंख पे पट्टी बांधने वाली नीति है और ये चुनाव के जस्ट पहले आई है। चुनाव के बाद इसका कोई रख रखाव नहीं होगा, वो धीरे धीरे खत्म कर।
अब एजुकेशन पे मैं क्या ही बोलूं। सम्राट चौधरी का पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो समृता प्रकाश जो ANI के चीफ एडिटर हैं उनके साथ इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि बिहार में कोई पेपर लीक आज तक हुआ ही नहीं है। पता नहीं कौन सा नशा करके ये नेता लोग जाते हैं इंटरव्यू देने कि जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि मतलब सच में वो बात हुई भी है कि नहीं। मतलब पेपर लीक से पूरा बिहार परेशान है। कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है पटना में, लेकिन इनका ये कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो पूरे भारत में सबसे कम यानी मात्र 64% है। 1.7 लाख जो टीचर्स का पोस्ट है 1,70,000 वो पूरी तरीके से खाली है। वहाँ पे अभी भी वैकेंसी की जा सकती है। लेकिन बिहार है तो भाई आंकड़ा दो, आंकड़ा दे करके वोट लो, वोट दे करके वादे करो, वादे से मुकर जाओ, ये हमेशा होता है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य को ले लेते हैं। शिक्षा को हमने लिया तो स्वास्थ्य को भी लेना जरूरी है। बिहार का अगर हमने आंकड़ा निकाला तो बिहार का आंकड़ा निकालने के बाद हमें ये पता चला कि प्रत्येक लोग पे मतलब एक डॉक्टर पे जो टोटल लोग आ रहे हैं वो करीब करीब 28,000 लोग आ रहे हैं। WHO का आंकड़ा से 5 गुना ज़्यादा। इसका सीधा सा उदाहरण ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी फीवर आया। अब चमकी जब फीवर आया तो बिहार की स्वास्थ्य समस्या आप यहीं से समझ सकते हो कि 100 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी केवल और केवल वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण। अब थोड़ा सा बिजली का ले लेते हैं। बिजली भी आजकल एक मूलभूत समस्या है और मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है उसमें बिजली को भी अब ऐड कर दिया गया है। 40% गांव ऐसे हैं बिहार में, अगर आप आंकड़ा जाके देखोगे इंटरनेट पे तो 40% ऐसे गांव हैं जहां पे हर समय बिजली नहीं रहती है। समझ जाइए कि अगर बिहार में 100 गांव है तो उसमें से 40 गांव के पास ऐसी समस्या है। 20 वर्षों से आपने किया क्या है? मतलब 40% चीज़ें अभी भी वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही है, तो मतलब वहाँ के लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? बिहार में जो सबसे बड़ी आय का स्रोत है वो है कृषि। 70% लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं और 70% लोगों का घर खर्चा जो है कृषि से चलता है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इतना बड़ा मेजोरिटी में लोगों का घर खर्चा चलाने वाला व्यवसाय होने के बाद भी किसानों की आय आज भी पर कैपिटा इनकम जो है वो 3500 से पार नहीं कर पाई है। जहाँ पे एक तरफ दिल्ली में 67,000 70,000 के आसपास है, जहाँ पे विदेशों जापान से तुलना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बिहार में और वो जापान से तुलना कर दिए भारत का। जापान में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से 2.5 लाख रुपए है और यहाँ पे कहाँ 3500। मतलब हम कितना गुना पीछे हैं और आप तुलना भी ऐसी चीज़ों से कर रहे हो कि मतलब जो मतलब लॉजिकल है ही नहीं। अब आप हिमालय की तुलना मेरे 3 तल्ले बिल्डिंग से करोगे तो क्या है? मतलब ऐसी तुलना प्रधानमंत्री मोदी जी करके बिहार का वोट लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार के लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो ऐसा ही मैं नहीं बोला हूँ। आप जाके विकिपीडिया पे आप जाके अलग अलग आयोग द्वारा जो प्रकाशित तथ्य हैं उनको जाकर सर्च करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।